मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर सिद्धार्थनगर से। जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाओ अभियान के तहत 12 से अधिक दरों और घरों को और दुकानों को जमींदोज कर दिया है। नगर पालिका बांसी के मंगल बाजार में ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन का ये कहना है कि करोड़ों की ये जमीन रामलीला समिति की है। इस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, जिसे कानूनी प्रक्रिया के तहत खाली कराया जा रहा है। जबकि वहां पर रह रहे लोगों का ये कहना है कि ये उनकी जमीन है और उनके पास इसके कागजात भी हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सहायक नगर आयुक्त के नेतृत्व में ध्रुव घाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सहायक नगर आयुक्त के मुताबिक ये नगर निगम की नजूल संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। नगर निगम ने लगभग 2 महीना पहले इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर मकान को खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन इन लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया और इस पर निगम ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। आज ही मथुरा के अंतर्गत ध्रुव घाट के पास में नजूल की भूमि है, नगर निगम मथुरा वृंदावन की नजूल की भूमि है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करके निर्माण किया हुआ था, बाउंड्री वगैरह बना करके अपने मकान में शामिल कर लिया था। तो ये नजूल की भूमि है। इनको पहले भी नोटिस वगैरह दिए गए थे। ये शामू हैं, सोनू हैं, ललित हैं। नोटिस के बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। तो आज नगर निगम मथुरा वृंदावन की टीम के द्वारा और पुलिस बल के साथ में मिलकर के पूरा अतिक्रमण हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। संभल में प्रशासन ने अवैध अस्पताल पर बुलडोजर कार्रवाई की है। नाले पर बने एक अस्पताल पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और अस्पताल को ध्वस्त कर दिया गया। पूरा मामला हिलाली सराय का बताया जा रहा है। संभल में भगौड़ा शारिक साठा की संपत्ति को अटैच किया गया है, जहां पर संभल में हुई हिंसा के आरोपी शारिक साठा की 2 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई, जो कि शारिक के गैंग के एक सदस्य की पत्नी के नाम पर है। संभल हिंसा के बाद से शारिक साठा फरार चल रहा है। इस जमीन का उपयोग है वो सरकार के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य के रूप में किया जाएगा। सेक्शन 4 जो उसका है गैंगस्टर एक्ट है, वो ये बताता है कि गैंग या उसके सदस्यों के पास जो भी संपत्ति है और वो अपराध से अर्जित हो, तो जो व्यक्ति उस जमीन को क्लेम करता है उस व्यक्ति को ही प्रूव करना है कि वो संपत्ति कहाँ से लाया है। इन लोगों को कई मौके देने के बावजूद ये लोग ये नहीं बता पाए कि ये संपत्ति इन्होंने जराइम की दुनिया के अलावा जो अर्जित किए गए धन है उससे की गई है। इस तरीके से इन लोगों की आज ये गैंगस्टर के सेक्शन 15 के तहत 2 करोड़ 31 लाख रुपए की एक बहुमूल्य प्रॉपर्टी है, वो सरकार में निहित कराई गई। संभल में जनेटा शरीफ दरगाह के संचालक सैयद शाहिद मियां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध रूप से अस्पताल चलाने को लेकर नोडल ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई है। 15 अप्रैल को हेल्थ महकमे ने दरगाह में चल रही अवैध अस्पताल को सील किया था और अस्पताल के बारे में दस्तावेज मांगे थे। दस्तावेज नहीं देने पर आज नोडल ऑफिसर ने एफआईआर दर्ज कराई है। संभल में बीजेपी नेता के भाई के खिलाफ पुलिस ने स्क्रैप फैक्ट्री में चोरी की गाड़ियां काटने के आरोप में मामला दर्ज किया। बिना रिकॉर्ड के 100 गाड़ियों को काटने का आरोप लगा है। मामला कैलादेवी थाना इलाके के रझेड़ा सलेमपुर गांव का है, जहां पर स्क्रैप फैक्ट्री है। फैक्ट्री पर एक्सपायर गाड़ियां काटने का लाइसेंस बताया जाता है। फैक्ट्री में चोरी की गाड़ियां काटने की सूचना पर थाना पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारा है। पुलिस के अनुसार मेरठ के सोतीगंज की तरह फैक्ट्री में चोरी की गाड़ियां काटी जा रही थी। गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। फैक्ट्री में सीसीटीवी भी नहीं थे। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी, जो कि बिना पुलिस के संज्ञान में हुई थी। उसकी वजह से पुलिस को वहां पे उस समय मौके पे नहीं जा पाई थी। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वहां पे 100 से ज्यादा गाड़ियों के कटने के अवशेष हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुए। जब उन्होंने वहां की फैक्ट्री जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपके पास
इन गाड़ियों से संबंधित कोई दस्तावेज हैं तो उनके पास किसी प्रकार का ना कोई रजिस्टर या दस्तावेज मिले, उसके आधार पर पुलिस के द्वारा तुरंत उस फैक्ट्री को सीज करके सेक्शन 323 और 317 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अमरोहा में दुष्कर्म के आरोपी पर जान से मारने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, मगर उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उसका इलाज जारी है। आपको बता दें कि अमरोहा में दुष्कर्म के आरोपी ने स्कूल में घुसकर शिक्षक पर पिस्टल तानी थी, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। नौगांवा सादात में दुष्कर्म का आरोपी फैसल स्कूल में घुसकर पीड़िता को धमकाने पहुंच गया था। ये पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। आरोपी फैसले को अपने पक्ष में करवाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। इससे पहले भी वो व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए पीड़िता को धमकी दे चुका है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक व्यक्ति जिसका नाम फैसल है, जिसके ऊपर पूर्व में दुष्कर्म का मुकदमा चल रहा है और जो जेल भी जा चुका है, वो विद्यालय में आया और महिला पर उक्त मुकदमे में समझौतों को लेकर दबाव बनाने लगा तथा कनपट्टी पर तमंचा लगाकर धमकी देने लगा। उक्त प्रकरण में आरोपी की तलाश की गई तो यह जानकारी मिली कि आरोपी ने एक विषाक्त पदार्थ खा लिया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। अग्निकांड की दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सुल्तानपुर की है, जहां पर महिलो आशापुर गांव में गेहूं के खेत में अचानक से भीषण आग लग गई। आशापुर गांव में गेहूं के खेत में आग लगी और 8 बीघे की फसल जलकर राख हो गई। गांव वालों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी तस्वीर हरदोई के गोपामऊ के पास की है, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। दर्जनों बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग बुझाने के दौरान एक शख्स घायल हो गया। कंबाइन मशीन से गेहूं की कटाई के दौरान चिंगारी उठने से आग लगी है। ये सब टपक खाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर थे और सीएम योगी ने कानपुर पहुंचकर घाटमपुर स्थित नवेली पावर प्लांट का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पनकी के पावर प्लांट भी गए और इसके बाद नवनिर्मित मेट्रो रूट का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने नयागंज मेट्रो स्टेशन से रावतपुर स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी किया। मेट्रो प्रोजेक्ट का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने पीएम मोदी के प्रस्तावित रैली स्थल का भी जायजा लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। पार्टी के नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। आपको बता दें, पीएम मोदी 24 अप्रैल को कानपुर आ रहे हैं और इस दौरान वो कानपुर वासियों को करीब 20,000 करोड़ की 225 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरबट बांध पर निर्माणाधीन 4 लेन सड़क का निरीक्षण किया। 735 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इनके पूरा हो जाने से नेपाल तक पहुंचना आसान होगा। साथ ही यातायात की सुविधा भी पहले से बेहतर होगी। तीन बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं। इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा। 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे। यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी। गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी। प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल
मार्ग में आ रहा हो उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए। प्रयागराज में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महाकुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में व्यवस्था कम हुई लेकिन प्रचार ज्यादा हुआ। बीजेपी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि वो सलाह को आलोचना समझ रहे थे। जिसे सलाह के रूप में प्रस्तावित कर रहे थे उसे भाजपाई अपने नकारात्मक नजरिए की वजह से अपनी बुराई समझ रहे थे। जितना कुछ हम लोग सुझाव दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि उसको बुराई समझ रहे थे। भाजपा के अंदर अहंकार इतना है कि वो अच्छी नीयत से दी गई हिदायत को भी गलत ही मानते हैं। भाजपा सच्चे आंकड़े छिपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई नहीं छिपा सकता और मनगढ़ंत आंकड़ों का भी प्रचार उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त पर हमला बोला जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को ताकतवर बनाने के बजाय उनके हिजाब छीने जा रहे हैं। बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अब यूनिवर्सल सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत छीनना चाहते हैं। और अगर बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने UAPA के कानून को गंदे तरीके से उसको और ताकतवर बना दिया, फिर उसके बाद उन्होंने मजहब तब्दीली का कानून अपनी बीजेपी जहां पर इख्तिदार में रियासत में बनाया, फिर अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पसमानदा समाज के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। जो लोग वक्फ संपत्तियों जैसे कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा और मस्जिदों पर अवैध कब्जा किए हुए हैं वो इस बिल को लेकर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। जो है ये चीज आ रही थी कि क्यों ना इस वक्त में हम ईमानदारी के साथ इसकी आय बढ़ाएं और इसका जो धन है, जो पैसा है, जो अवैध कब्जा है, जो अपनी जगह पर इसमें तरह तरह तरीके के जो है भ्रष्टाचार जो है वो राइज हैं, उनको हम किस तरीके से ख़त्म करें, कम करें, और जो चीज़ इसमें आड़े आ रही है उसके लिए एक संशोधन बिल जो है वो होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी